स्टार्ट कर दिया जाए। चलो ओके, तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, आज हम सीखेंगे मिलके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया टॉपिक है, लाजवाब टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को प्यार से शॉर्ट में TIR बोलेंगे। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? TIR बोलेंगे। बहुत बढ़िया। ओहो, आजकल जमाना है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर्स का। नाम सुना होगा आपने, कभी सुना है नाम ऑप्टिकल फाइबर्स? ऑप्टिकल फाइबर्स, भाई ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि आप ये समझ लिए कुछ खास तरह के मटेरियल के पाइप्स होते हैं, बहुत पतले पतले पाइप्स होते हैं, बहुत पतले पतले पाइप्स होते हैं, ये बहुत ही थीन पाइप्स होते हैं। और प्यार क्या क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं हमारे, उसको लाइट में चेंज करके भेज दिया जाता है। तो बार बार रिफ्लेक्ट हो करके बार बार रिफ्लेक्ट हो करके बार बार रिफ्लेक्ट हो करके हजारों किलोमीटर दूर तक ये लाइट सिग्नल चली जाती है। हजारों सिग्नल ओके यस, हजारों सिग्नल किलोमीटर से दूर ये सिग्नल चली जाती है। और भाई इनका जो सिग्नल का स्ट्रेंथ का जो लॉस है वो भी नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। ये पॉसिबल हो पाता है, बार बार हो पाता है TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। भाई ये जो फाइबर्स होते हैं बच्चों, ये अंदर डेंसर मीडियम होता है। क्या होता है? डेंसर मीडियम, ठीक है। लेकिन लाइट जब डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये रिफ्रैक्ट होकर के एयर में नहीं आ पाती, बाहर नहीं आ पाती है। ये क्यों? TIR की वजह से। इसके ऊपर अनगिनत चीजें हैं, आपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो। अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया ने जो अपना क्या नाम है, अंडमान निकोबार जो द्वीप है, अपना आइलैंड जो है, तो भाई इंडिया का जो एक्चुअल आप देखते हैं कि मैप, वहाँ से लेकर के जो ज़मीन है अंडमान, अपने अंडमान निकोबार तक समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर के केबल बिछा दिए। कम्युनिकेशन इससे इंटरनेट का बहुत फास्ट हो पाता है, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट और सेफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये सारा पॉसिबल होता है TIR की वजह से, समझे। तो यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से होता है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी जगह पे होता है। अगर मैं बहुत सारे मिरर लगा दूं, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, यहाँ एक मिरर लगा दिया, यहाँ से लाइट गई टकराई और यहाँ चले गई, चलो यहाँ एक मिरर लगा देते हैं, यहाँ से टकरा गई लाइट और इधर आ गई, और यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, टकरा के लाइट इधर आ गई। तो बार बार जब रिफ्लेक्शन होता है मिरर से, अगर हम करवाएं ऐसा, तो क्या होगा कि सिग्नल के स्ट्रेंथ का ड्रेस्टिकली लॉस होता है, लाइट का काफी लॉस हो जाता है। 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन TIR एक ऐसा मेथड होता है जहां पर आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जरा डिटेल में जानते हैं TIR के बारे में अब हम लोग, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में अब हम जरा डिटेल में बात करेंगे। तो भाई मान लो कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। डेंसर से रेयरर में जा रही है, ऐसे चली, ऐसे जा रही है, ऐसे लाइट जा रही है। अगर ये लाइट जा रही है डेंस, ये तो ये एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर जाना चाहिए था सीधे, लेकिन आपको पता है नॉर्मल से दूर की तरफ डिविएट हो जाएगी ये R। और कितना डिविएट होगी लाइट? इधर की तरफ, नॉर्मल से दूर। ये गारंटी है, पक्का है कि डेंसर से रेयरर में जाते हुए लाइट नॉर्मल से दूर की तरफ ही डेविएट होना है। अब ये कितना दूर होने वाली है डेविएट, वो डिपेंड करता है किस पे? खास तौर पे दो चीजों पे। नंबर एक कि भाई इस डेंसर मीडियम का रेयरर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और दूसरा यानी कि म्यू पे डिपेंड करता है डेंसर का रिफ्रैक्टिव, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम क्या है, और दूसरा क्या मैं बोल रहा हूं, R किस पे डिपेंड करता है? R डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो कितना डिविएट होने वाली है अपने पाथ से, वो डिपेंड करता है
कि भाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। नंबर 2, आई पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है बच्चों। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे आप आई बढ़ाओगे अच्छा, इनमें रिलेशन क्या था, इनमें रिलेशन क्या था, साइन आई याद करो, अपॉन में साइन आर, स्नेल्स लॉ था, और ये था म्यू। ये जो भी मीडियम है, चलो इसको डी मान लिया और इसको आर मान लिया, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो यहां पर आई कौन से मीडियम में बना है, डेंसर में, तो मैं यहां डी लिख देता हूं। आर कौन से मीडियम में बना है, रेयर मीडियम में, तो यहां पर आर लिख देता हूं। ठीक है भाई, नीचे आर तो नीचे यहां पर भी आर। आई ऊपर में, आई बना है डेंसर मीडियम में, तो मैं आई डी ऊपर लिख देता हूं, ऐसे दोनों ऊपर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आई और आर में को रिलेट करने वाला ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका, इसका विद रिस्पेक्ट टू इसका, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है आई पे। अगर मैं आई बढ़ाऊंगा, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं बच्चों, तो क्या होता है कि भाई अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ता है अपने आप, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, समझ रहे हैं। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी बढ़ता है। आर क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर आप आई बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, समझे। तो बढ़ाते गए आई, आर और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि आपने आई इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, ये आई इतना बढ़ा दिया तो कि आर हो गया 90 डिग्री, आर बिल्कुल 90 डिग्री हो गया। इतना आपने आई बढ़ा दिया कि आर बिल्कुल 90 डिग्री हो गया, समझे। अगर आपने इससे भी ज्यादा आई, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। तो ये है, अगर आपने आई बढ़ा दिया इतना, तो ये आप देख रहे हैं कि आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। वैसे बाय चांस ये बड़ा ही स्पेशल एंगल है, और इसको हम बोलते हैं आई सी से दिखा सकते हैं, या कैपिटल सी से। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस एंगल को, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन भी लिखेंगे, क्रिटिकल एंगल, यस। अब प्यारे बच्चों होता क्या है, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और आप रुके नहीं, और बढ़ा दिया, अगर आपने और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई ये आई है और ये आई ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, सी से, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वापस आ जाती है, अब दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं है। अरे रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं, अब नहीं होता, नहीं होता रिफ्रैक्शन, अब नहीं होता, उसी मीडियम में लाइट वापस आ जाती है टकरा करके, टकरा करके। और ये जो एंगल होगा ये आर है। अब यहां पर क्या होता है, देखो ये आई जो है, इस केस में सही लिखा था मैंने, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, और इस केस में रिफ्लेक्शन हुआ है, और कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा, यानी कि यहां पर आई और आर बराबर होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। ये रिफ्लेक्शन की खास बात है। यहां पर तो आई किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर ही हो गया, आई इज इक्वल टू सी था यहां पर इस केस में। और इस केस में क्या है बच्चों, इस केस में क्या है, यहां पर आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो यहां लेस देन क्रिटिकल है, यहां पर इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, यहां पर आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो आपने क्या सीखा अभी तक, कि लाइट जब भी डेंसर से रेयर में जाती है तो भाई नॉर्मल से दूर की तरफ डिविएट हो जाती है, यही सीखा आपने। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है, बढ़ता है। एक समय ऐसा आ जाता है एट अ पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल, सॉरी क्या नाम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है एट अ पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया बच्चों, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, ये जो एंगल होता है
एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जब भी रिफ्लेक्शन कहीं पर भी हो, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो, मिरर हो, या यहाँ पर इस तरह का स्पेशल केस हो, तो यहाँ पर हमेशा I इक्वल टू R होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो फेनोमेना होता है कि लाइट जब डेंसर से रेयर में जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वापस आ जाती है, दूसरे मीडियम में नहीं जाती है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पूछते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो एक एक करके ये पॉइंट्स अब हम लिखते हैं। सही बच्चों, क्लियर हो गया होगा आई होप। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं आप, when light ray goes from denser medium to rarer medium, it deviates away from the normal. When light rays go from denser to rarer medium, it deviates away from the normal. अच्छा, if angle of incidence is increased, जैसे जैसे angle of incidence increase करेंगे, angle of refraction also increases. अच्छा जी, इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, आई बढ़ता है तो आर भी बढ़ता है। ठीक है, अब हम क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखेंगे। क्रिटिकल एंगल सी से दिखा दो, या फिर मैंने बोला आईसी से दिखा दो यहां पर। ठीक है, तो एट अ पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। At a particular angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. This angle of incidence is called critical angle. At a particular angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. This angle of incidence is called critical angle. आगे ठीक है, आगे, if angle of incidence is greater than critical angle, the ray is reflected back in the same denser medium. ठीक है, if the angle of incidence is greater than critical angle, the ray is reflected back in the same medium. This phenomena is called total internal reflection. This phenomena is called total internal reflection. I hope आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई इसका भी लिखवा दिया डेफिनेशन। अब लिखते हैं कंडीशंस। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन से कंडीशन है बच्चों? दो कंडीशन है। नंबर वन, पहला कंडीशन क्या है? ठीक है, तो यहां पर पहले इसकी बात करते हैं। यहां पर कंडीशंस ऑफ टीआईआर क्या होता है? नंबर वन, कि द रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक है, आपने सही बोला एकता जी। तो पहला कंडीशन ये है, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट शुड travel from denser to rarer medium, denser to rarer medium, rarer medium। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, क्या क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than the critical angle। कोई भी स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है, बी केयरफुल। ऐसा है। तो भाई दो कंडीशन होता है। अच्छा, तो क्या किसी को दिक्कत है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? कोई भी दिक्कत, जरा सा कोई भी प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी? ऑल क्लियर, दो डाला, खत्म।
अब प्यारे बच्चों, अगर मैं इस वाले फिगर के लिए अगर मैं बोलूं ये फिगर 1 है, ये फिगर 2, ये फिगर 3, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, तो अगर मैं इस वाले फिगर के लिए बात करूं, चलिए बात करते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूं, चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। तो भाई फिगर नंबर 2 के लिए बात करूं मैं, फिगर 2 के लिए मैं बात करूं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। चलिए स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, वैसे मैंने लगा दिया था, अब दोबारा लगाता हूं। तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो आई कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में है। आर कौन से मीडियम में भाई, आर कौन से मीडियम में, रेयरर में। तो ऐसा लिख दिया। आई ऊपर लिखा, लिखने का तरीका आपको बता रखा है। आई ऊपर लिखा है तो आई कौन से मीडियम में बना है, डी में। आई कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, इसको डी बोल दिया, इसको रेयरर को आर बोला और डेंसर को मैंने डी बोला। तो आई बना है डेंसर मीडियम में, आई ऊपर लिखेंगे तो डी ऊपर। आर बना है, एंगल आर बना है रेयरर मीडियम में, तो आर नीचे है तो ये आर भी नीचे होगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों लिख देंगे आई इज इक्वल टू सी, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, और आर यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे 90 डिग्री है। तो भाई अब यहां पर लिख देंगे हम लोग साइन सी डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू। तो यहां पर डेंसर मीडियम और यहां पर रेयरर मीडियम ऐसा हमने लिख दिया। हो सकता है ये ग्लास हो, ये एयर हो, ये हो सकता है ये वाटर, ये एयर हो, कुछ भी हो सकता है। कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो, ये एयर हो, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। चलो साइन 90 तो होता है 1, साइन 90 क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो साइन सी डिवाइडेड बाय 1। अब इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो ये पलट जाता है, आपको बताया था, इसको बताया था आपको, म्यू 2 1 इजिकल टू क्या होता है बच्चों, कुछ भी लिखा है कुछ भी, तो म्यू चलो 1 2 लिख देता हूं, तो यहां पर 1 बाय म्यू 2 1 हो जाता है। आपको पता है इसका उल्टा रेसिप्रोकल हो जाता है, हमने सीखा था, ग्लास स्लैब के हेल्प से सीखा था ये। तो यहां पर मैं नीचे ले जाऊं तो यहां पर आएगा म्यू डी और ये आएगा आर, समझ रहे हैं। तो ये आ जाएगा। अब आप देखो डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम पता होना चाहिए आपको, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम ये पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम निकाल लेंगे, आपको सारा बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये डेंसर की जगह पे ग्लास है, ये ग्लास है और ये एयर है, सपोज ये एयर है रेयरर, तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय डेंसर मीडियम कौन सा, ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब ये म्यू ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको सिंपली म्यू जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं लिखा। तो आपको क्या बताया था कि भाई अंडरस्टूड है वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा, क्योंकि एयर को यहां पर आप ऑप्टिक्स में रेफरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। ऊपर में कुछ नहीं लिखा तो वो एयर ही है, या सिंपली आप म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ग्लास की बात हो रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर वाटर होता तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू, अंडरस्टूड यहां कुछ नहीं लिखा तो एयर, समझे। तो ये पूरा एक ही है, तो मैं लिख सकता हूं इसको, और यहां पर सिंपली इसको मैं अगर ए नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, वो एक ही बात है। ठीक है, या सिंपली आप ले सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। लेकिन म्यू क्या है आपको पता होना चाहिए कि भाई डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका ग्लास और ये एयर हो, या वाटर या एयर हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों। यस यस यू आर राइट। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हो सकता है भाई यहां पर, तो यहां पर प्यारे बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि भाई लाइट ऐसे जा रही है, यहां से रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे चली गई भाई ऐसे 90 डिग्री, तो ये क्रिटिकल एंगल आई जो है सी के बराबर और ये 90 डिग्री के बराबर, बिल्कुल ये हो सकता है कि ग्लास हो यानी कि जी, और ये वाटर हो, ऐसा भी हो सकता है यानी कि डब्ल्यू। तो मैं कैसे लिखूंगा ये, तो यहां पर साइन सी का लिए इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये होगा 1 अपॉन में ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा।
अब ये ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे होता है, ये भी आपको निकालना मैंने पिछली क्लासेज में बता दिया था। ठीक है, कैसे निकालोगे, अगर आपको बाय चांस इसको निकालने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, बता रखा मैंने। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाला हूं मान लो, तो ये नीचे जो है उसको ऊपर लिख दो, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है, अपॉन में वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, सिंपली लिख सकते हैं ग्लास का विद रिस्पेक्ट यहां पर अपॉन में वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर आपको ये ना पता हो और निकालने की जरूरत हो तो आप देखो ये नीचे ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमेशा अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिखा यहां, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है, एयर को आप रेफरेंस मान के चलते हैं। तो कोई भी दो मीडियम का हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये वाटर और एयर ही हो या ग्लास या एयर ही हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ओके ओके ओके, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, बस दो मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट है, बिल्कुल हिट है, आप निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोल दूं कि भाई कि लाइट जा रही है ग्लास से एयर में, ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर बात है, कंडीशन समझ में आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ गया, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चले एक छोटा सा क्वेश्चन करो, बल्कि दो क्वेश्चन करो छोटा छोटा, चलो चले। तो लिखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है आपके स्क्रीन पे, लिखो लाइट गोज फ्रॉम, इफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू, लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, जल्दी से लिखेंगे, लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से कहां जा रही है लाइट, एयर में जा रही है, ग्लास से कहां जा रही है लाइट, एयर में जा रही है, लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 यानी कि 1.5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3.2, ठीक है, ग्लास से लाइट जा रही है एयर में, देन व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, देन व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, चलो कैलकुलेट करो, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल आपको बताना है बच्चों, सी बताना है, जल्दी करो। लाइट कहां से जा रही है, ग्लास से एयर में, तो क्रिटिकल एंगल बताओ जल्दी से, हरी अप, कम ऑन डू इट, कैलकुलेट इट, फटाफट कैलकुलेट करेंगे, खटाखट करेंगे। तो देखो इस एक्सप्रेशन का यूज करो, अगर आपको म्यू पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, सी निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पता है तो आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, दोनों ही बातें बची भाई, इनमें से एक दे देगा, दूसरा निकालने के लिए बोल देगा और आप शिकार कर देना, ठीक है, कठिन भी है ऐसे, चुन्नू मुन्नू ये भी क्या कठिन है, शिकार कर देना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, याद रखना, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हुजूर आप मेरी जिंदगी में आए। हो गया बच्चों, शिकार कर दिया, कमान करते रहो। तो यहां पर मिलने वाला है साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास एयर में जा रहा था भाई, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पर साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय कितना आ गया, 3/2, तो यही पलट के हो गया ऊपर 2/3। अगर आपको नहीं पता तो यहां पर साइन सी इज इक्वल टू 2/3, ये नहीं पता कब होता है, ये कोई टेंशन नहीं, इनवर्स के फॉर्म में लिखना बताया था आपको, तो यहां पर सी को लिख सकते हो आप, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं इसको डिवाइड करके किस एंगल पे 2/3 वैल्यू होती है, नहीं तो कोई बात नहीं, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, ठीक है, तो सी क्या आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल, इधर जाके बच्चे इनवर्स के फॉर्मेट में लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, इनवर्स के फॉर्मेट में लिख देते हैं, ओके, ठीक है, 0.66 आ रहा है, ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.67 लिख दो अप्रोक्सीमेटली, ये आ गया।
तो ये दोनों चलेगा, ये आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट माना जाएगा। इधर जाके इनवर्स हो जाता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बातें होती है मैथमेटिक्स में। आ गया बच्चों समझ में? चलो एक और चीज लिखो, लाइट गोज फ्रॉम, ठीक है, अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहां पर C की वैल्यू निकाली थी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाली थी बच्चे। हाँ 2/3, बस ये आपको इतना ही छोड़ देना है, यहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि इसके आगे की कहानी आप नहीं कर सकते, ठीक है। या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के लिख सकते हैं या ऐसे लिख दो चलेगा। इसके बाद आपको C निकालना था ना, क्रिटिकल एंगल, तो यही करना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, ठीक है, और वो सपोज कोई लिक्विड है होगा कुछ, लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू एयर। अब यहां पर एयर में जा रहा है, बहुत बढ़िया, एयर में जा रहा है, कोई डेंसर मीडियम है, एयर में जा रहा है, सिर्फ एयर में जा रहा है, डेंसर मीडियम है, एयर के कंपेरेटिवली सारा डेंसर होगा, डेंसर मीडियम है, ठीक है। द क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री and the critical angle is 45 degree, then find the critical angle is 45 degree, then find the relative refractive index of denser medium with respect to air. Then find the relative refractive index of denser medium with respect to air. समझ में आ गया? ये कोई भी मीडियम बोल देगा, यहां से जा रहा है इस एयर में, तो और क्रिटिकल एंगल दे रखा है, तो आपको इस मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल दूं तो चलेगा, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है। तो करो बच्चों, शिकार कर दो। यस, एक बच्चे का आ गया, ओके ओके ओके, चलो चलो करो 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 करो, बाकी बच्चे भी जल्दी से शिकार कर दो, शिकारियों, कमांड इट, कमांड इट, कमांड इट। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे बच्चों यहां पर? तो भाई साइन C इज इक्वल टू 1/μ_d, और ऊपर में कुछ नहीं तो एयर ही होगा, अगर मैं ना लिखूं ए तो चलेगा तब भी। तो ये दे रखा आपको साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू, यहां पर d, ऊपर में कुछ नहीं लिखा तो एयर ही है भाई। तो ये होता है आपको 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री, 1/√2। तो ये आ गया म्यू डी, डेंसर मीडियम का, ऊपर में कुछ नहीं लिखा तो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है। दोनों को पलट दो, मैथमेटिक्स में पलटना अलाउड है दोनों तरफ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू म्यू डी, डेंसर मीडियम का जो भी है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं लिखा तो क्या है, एयर है, मर्जी लिखो या ना लिखो। तो ये ऐसे आ गया √2, यानी कि 1.414 आएगा, 1.414 आएगा, 1.414 आएगा। ऐसे शिकार कर दोगे, ऐसे ऐसे शिकार कर दोगे। क्यों बच्चों, कोई दिक्कत? समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। अब चलो इसी में क्वेश्चन में बोला है, अब समझना ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि भाई क्रिटिकल वेलोसिटी ये है, ठीक है, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, क्रिटिकल एंगल ये है, ठीक है। तो ये आपका R हो गया 90 डिग्री और ये IC के बराबर है, बहुत बढ़िया, और ये 45 डिग्री दे रखा है। अब आपको निकालना है इसी क्वेश्चन में, also find the velocity of light in the denser medium, करके बताओ। also find velocity of light in the denser medium, ठीक है। आपको सिर्फ ये दे रखा है क्रिटिकल एंगल, ठीक है, बस और कुछ नहीं दे रखा। लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में, क्रिटिकल एंगल 45 दे रखा है। तो बताओ डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी से बताओ। Also find velocity of light in denser medium. Come on, do it. Also find velocity of light in denser medium. Come on. Velocity of light in denser medium. Velocity of light in denser medium.
एयर में तो पता ही आपको लाइट की वेलोसिटी क्या होती है। इन एयर क्या होता है, इन एयर वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये गिवन भी हो सकता है, नहीं तो आप याद भी रखो। तो आप डेंसर मीडियम में बताओ, इस मीडियम से लाइट इस मीडियम में जा रही है, तो इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी बताओ। डेंसर मीडियम में क्या होगा, वीडी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। कम ऑन डू इट, जल्दी से करो, देखते हैं कौन करता है पहले, जल्दी से जल्दी। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ओहो बताया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है भाई, यहां पर डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर है। तो यहां पर क्या होता है, रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन जो भी मीडियम है डेंसर मीडियम, या बोल देगा वाटर है, या बोल देगा कोई ऑयल है, या कुछ भी है, ग्लास है, कुछ भी है, तो भाई वही। तो एयर में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बहुत बढ़िया, ये पता है आपको कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, √2 है। ये पता है आपको 3 × 10⁸ है भाई। और ये वीडी अब यहां से सॉल्व करके निकाल लो, क्या रखा है इस दुनिया में, इसको इधर ले आओ, इसको इधर। तो वीडी आ गया 3 × 10⁸ डिवाइड, ये इधर गया, ये इधर आ जाएगा √2। रेशनलाइजिंग आप कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो क्या मिलेगा बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा यहां पर। तो यहां पर देखो नीचे तो आ गया 2, 3 × √2 की वैल्यू रख सकते हो 1.414, चलो इतना ही रहने दिया, इंटू 10⁸ अपॉन में 2 है। समझ में आ गया, इसको चलो 1.414 इसको करेंगे तो 0.707 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो इसको मल्टीप्लाई कर लो, फटाफट मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो सभी लोग। तो यहां पर इसका 1 असेल 2 3 2 कुछ मेरे ख्याल से ऐसा आ जाएगा 2 ठीक है 2.12 ठीक है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो उस डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इतनी हो जाएगी। आप कैलकुलेशन खुद करके चेक कर लो, ठीक है। ओके, यस 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 यस, आपका तरीका भी ठीक है, बस √2 की वैल्यू मैंने रख दी और कुछ ज्यादा नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा कर सकते हैं आप। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, जरा सा भी दिक्कत, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ बेटे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दूंगा अब करने के लिए। लिखो, देख अब देखते हैं कौन करता है ये सबसे पहले, ठीक है। मिटाता हूं इसको। तो भाई इस तरह से वेलोसिटी वो सारा मिक्सअप हो जाता है, और क्या। तो चलिए अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन करता है, ये वाला। लिखो क्वेश्चन, लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू वाटर लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ग्लास क्या है यहां पर, डेंसर मीडियम, वाटर क्या है, रेयर। लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू वाटर, सही है। लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ठीक है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एज 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज 4/3। वाटर का मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऊपर में कुछ नहीं लिखा तो एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर है, यहां पर कुछ नहीं लिखा तो एयर है, सही है। द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ऐसे जा रही है, ठीक है। ओ देन फाइंड क्रिटिकल एंगल, देन फाइंड क्रिटिकल एंगल, किस एंगल पर यहां पर TIR हो जाएगा, एंगल R 90 डिग्री हो जाएगा, आपको ये बताना है। फाइंड द क्रिटिकल एंगल, आपको क्रिटिकल एंगल बताना है बच्चों, ठीक है। ये जो ऐसे 90 डिग्री के साथ निकलता है इसी को बोलते हैं ग्रेजिंग।
ग्रेजिंग, GRAZING, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ग्रेजिंग एमरजेंस। जो इसके साथ साथ, इस सरफेस के साथ साथ ये जो लाइट चली जाती है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस। समझे? ओके, तो आपने क्रिटिकल एंगल निकाल दिया बच्चों, क्रिटिकल एंगल निकाल दिया। ग्लास से लाइट जा रही है कहां पर? ग्लास यानी कि डेंसर मीडियम से जा रही है। रेयर मीडियम कौन सा? वाटर। वाटर, वाटर, ये डेंसर, ये डेंसर, ये डेंसर, और ये वाटर है यहां पर रेयरर। भाई आपको पता है, रिलेटिव देखते हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा देखते हैं, ठीक है। वाटर एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है, ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है, लेकिन अगर वाटर और ग्लास को कंपेयर करूं तो ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर है। ओके, तो शिकार कर दिया बच्चों। अच्छा जी, पहले लिखते हैं क्या लिखवाया आपको? साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू। क्या होता है? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कैसे लिखवाया था? आपको याद होना चाहिए। तो डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो भाई अगर ये नहीं पता तो पहले इसी का शिकार करो, बता रखा है फॉर्मूला वो रहा। तो यहाँ पर ग्लास का ऊपर में आता है डिवाइडेड बाय वाटर का। भाई ग्लास का आ गया 3/2, वाटर का 4/3, पलट दो 9/8 पलट दो। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन में 9/8, इसको पलट देंगे तो 8/9 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका साइन सी। तो यहां से मिल गया आपको C की वैल्यू, और ये होगा साइन इनवर्स 9/8। बताओ कोई दिक्कत? इधर जाके इनवर्स हो जाएगा बच्चों। ओ कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई? गड़बड़ ही लग रहा है मुझे। 8/9 है तो 8/9 ही आएगा। समझे? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी? भाई ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। अच्छा, वेरी गुड 9/8 या 8/9? 9/8 या 8/9? ओके, वेरी फाइन। ओके, साइन इनवर्स 8/9। आपको इनवर्स की बातें भी समझ में आने लगी है, बहुत बढ़िया। इधर जाके इनवर्स के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं बच्चों। ये काम आते चाहिए, 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी इनवर्स लिखोगे। और ये जो पढ़ रहे हो आप, ये 12th क्लास में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो यही होता है, TIR तो TIR होता है, कोई चेंज थोड़ी होता है। किसी को दिक्कत TIR में मुझे बता दो, किसी भी बच्चे को दिक्कत है TIR में तो बता दो बच्चों। सही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए।